हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक खास बात। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, फ्रेशर है, वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर करंट एस्पिरेंट है, अगर आप किसी एग्ज़ाम साइकिल में अटक गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है, कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी है, या फिर मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीएपीएफ, सीडीएस, यूजीसी नेट, सीवीटी, पीजी, गेट, कैट, सैट, एमबीए एंट्रेंसेस, एसएससी, सीजीएल, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी या डिफरेंट पीएचडी प्रोग्राम्स या फिर प्लान बी के तलाश में है, तो मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का एक वन ऑन वन मेंटरशिप वीडियो कॉल लाया हूँ, जो कि पेड है। इसमें मैं आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का डिस्कस करूँगा। इसके साथ ही मैं आपको डेली स्टडी ट्रैकिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊँगा, और आप जिस भी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे या फिर जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के रिलेटेड स्टडी टेक्निक्स एज वेल एज कस्टमाइज प्लान में आपको अगले अटेम्प्ट के लिए दूंगा। इसके अलावा इन 60 मिनट्स में आपको जो भी अदर क्वेश्चंस है रिगार्डिंग प्लान बी, नोट्स, कोचिंग, mock test or any other, you can ask me in that 60 minutes. But the plus point is, even after the 60 minutes, you have free chat access for 5 days. मतलब 5 दिन तक आप मुझे मैसेज पे और भी सवाल पूछ सकते हैं विदाउट एनी सिंगल चार्ज। सो इस पर्सनल मेंटरशिप को बुक करने के लिए ये मेरा ईमेल आईडी है, ekantaabhyasi24@gmail.com। इसमें मेरे को मैसेज कीजिए और उसके बाद रिप्लाई के अंदर मैं आगे की डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम यूपीएससी 2027 और 2028 की स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, फ्रेशर है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर करंटली आपको एग्ज़ाम की इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरे 2027 और 2028 का पूरा प्लान मैं बताऊंगा, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कैसा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, किस तरीके से आप टाइमलाइन रख सकते हो, कोचिंग आप लेनी है नहीं लेनी है, या फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको कैसे अप्रोच करना है, पूरा डिटेल में इसमें आपको बताऊंगा। और ये यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में मैं आपको कोई भी गलत तरीका नहीं बताऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट और रियल एप्लीकेबल स्ट्रेटजीज है वही मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम यूपीएससी एग्ज़ाम की टाइमलाइन देखते हैं। तो फेब्रुवरी 2027 में इसके नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा और आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा, मतलब पूरा फेब्रुवरी का महीना आपको मिलेगा। और इसमें आपको आपका पूरा फॉर्म डिटेल में भरना है, और इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आप जो पिछले साल का है, मतलब 2026 का जो भी यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, उसको एक बार अभी देख ले, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या अदर कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, नॉन क्रिमिलियर है, ईडब्ल्यूएस है, उसे अभी अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जो इस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होगी, जो भी मान लो इधर 5 मार्च होगी, 5 मार्च 2027, तो इस कट ऑफ डेट से पहले ही आपको कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपने मान लो 6 मार्च 2027 को आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट निकाला, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप एज ए जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किए जाओगे। तो ये कट ऑफ डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी आप अप्लाई कर दो आपका जो भी सर्टिफिकेट है, यानी कि वो 1-2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, तो आपको तकलीफ नहीं होगी और आप बाकी एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद रिजल्ट होता है। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो मई मंथ के एंड में होता है, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो अगस्त मंथ में होता है, जो इंटरव्यू होता है वो जनवरी से मार्च के बीच में होता है, और जो रिजल्ट आता है वो आपका अप्रैल मंथ में होता है। मीन्स अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हो, तो मई 27 में आपका प्रीलिम्स होगा, अगस्त 27 में आपका मेंस होगा, जनवरी से मार्च 28 में आपका इंटरव्यू होगा, और आपका रिजल्ट 28 में आएगा। और जो यूपीएससी 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम मई 28 को होगा, अगस्त
28 का आपका मेंस होगा। जनवरी से मार्च 29 में आपका इंटरव्यू होगा और अप्रैल 2029 में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये बेसिकली आपका ये एग्ज़ाम का टाइमलाइन है। तो आपको ये समझ में आएगा इससे कि मई टू अप्रैल मतलब आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम ही 1 साल का है और आप प्रिपरेशन 1 साल की कर रहे हो। मतलब आपको पहले अटेम्प्ट में आप अगर इंटरव्यू तक भी पहुँच गए तो भी आपको 2 साल कम से कम इस एग्ज़ाम के लिए वेट करना होगा। तो इसलिए अगर आपको यूपीएससी में की तो इसलिए आपको यूपीएससी के अंदर अगर उतरना है कि नहीं तो पहले से ही अच्छे से डिसाइड कर लो और उसके बाद ही प्रिपेयर करना चालू करो। अदरवाइज़ आपका 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। First stage of UPSC is prelims examination, which is a qualifying stage. Marks are not considered in your final rank. मतलब जो फाइनल कट ऑफ लगेगा आपका 2025 मार्क्स का उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है जिसमें दो पेपर है। ये पहला पेपर है GS1, दूसरा पेपर है GS2 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CSAT। दोनों पेपर 200 मार्क्स के हैं लेकिन पहले पेपर में आपको 100 प्लस अगर आपने मार्क्स स्कोर कर लिए तो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है, मतलब आप कट ऑफ से ज़्यादा ही होंगे। सेकेंड पेपर है वो एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको इसमें 67 से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तब आपका पहला पेपर के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अदरवाइज आपको इस सेकेंड पेपर में 67 से कम मार्क मिले तो आपको पहला पेपर आपके चेक ही नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे प्रीलिम्स से। ओके, सो सीसैट के अंदर 3 मेन टॉपिक है। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड थर्ड है लॉजिकल रीजनिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मोस्टली 24 से 27 क्वेश्चंस आते हैं और बाकी के फिर क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। डिफ़िकल्टी सीसैट की थोड़ी बढ़ती जा रही है फ्रॉम 2023। सो आप पिछले 5 साल के पेपर जो है वो एकदम अच्छे से एनालाइज करो, जो भी टॉपिक या कंसेप्ट पूछा गया है उसे एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब जीएस पेपर 1 के बारे में देखते हैं। उसके अंदर हिस्ट्री है पहला सब्जेक्ट जिसमें एंशियंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 टॉपिक है। देन सेकंड पेपर है, सेकंड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी जिसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आता है। फिर आता है इकोनॉमिक्स एंड बजट, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स। यही प्रीलिम्स का सिलेबस है मोस्टली। इसके अलावा और उन्होंने डिटेल में यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दिया नहीं है, लेकिन मोस्टली यही सिलेबस है और आपको लास्ट के 15 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखने हैं प्रीलिम्स के। अगर वो आपने सॉल्व कर लिए तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2026 का पेपर काफ़ी ही अलग आया था पिछले 25-24 के कंपैरिजन में। तो अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन, सो प्लीज़ लेवल अप योर गेम। तो सेकंड स्टेज है मेंस एग्जामिनेशन जो कि रिटर्न और डिस्क्रिप्टिव होता है। मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं जिसमें से जो पहले 2 पेपर, एक लैंग्वेज का और इंग्लिश का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब इन 2 पेपर्स के मार्क्स आपके फाइनल मेंस के मार्क्स में ऐड नहीं होते। इसमें इन दोनों पेपर में आपने अगर 100 प्लस मार्क्स अगर ला लिए तो एक आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी के 7 जो पेपर है ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2, ये 250 मार्क्स ईच, ये 7 पेपर है तो 1750 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। और यही 1750 मार्क्स में से आपको मेंस में जितने स्कोर करोगे वो आपके मेंस के कट ऑफ को डिसाइड करेगा। और यही इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज है इंटरव्यू, जिस जो होता है 275 मार्क्स का। अब ये 1750 मार्क प्लस 275 मार्क्स दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो 2025 मार्क्स टोटल होते हैं और इसमें से आपको जितने मार्क्स मिलेंगे वही से आपका फाइनल रैंक डिसाइड होगा। अब हम थोड़ी रियलिटी देख लेते हैं कि 8 से 9 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 5 लाख लोग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अपेयर होता है अप्रोक्सीमेट। उसमें से अप्रोक्सीमेट 13 से 14 हज़ार लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। उसमें से सिर्फ 2800 लोग अप्रोक्सीमेटली इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 900 से 1000 फाइनल सिलेक्शन होता है। मतलब सक्सेस रेट कितना है आप खुद ही देख लो। 8-9 लाख लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से केवल 900 से 1000 सीट्स ही है
तो उसके लिए आपको कंपटीशन करना है। तो क्या 8-9 लाख फॉर्म भरते हैं तो क्या सभी सीएस एस्पिरेंट्स है क्या? तो बिल्कुल नहीं। मेंस के लिए अप्रॉक्सीमेट 13,000 लोग फॉर्म भरते हैं। इसको आप इंटू 4 करोगे तो 52,000 आता है। यही आपका रियल कंपटीशन है। मोस्टली इतने ही लोग होते हैं जो बहुत ही सीरियसली प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। बाकी सब मज़े के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। तो 1 मंथ प्रिपरेशन, 3 मंथ प्रिपरेशन, 6 मंथ प्रिपरेशन में मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, ये सब मोह माया है। कम से कम 1 साल की प्रॉपर मेंस प्लस प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन इज़ मच नीडेड फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर आपको आपका नाम फाइनल लिस्ट में देखना है तो कम से कम 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो ही आपको सक्सेस के चांसेस हाई है। उसके बाद जो है, अगर मान लो आपको यूपीएससी करना है कि नहीं, ये अभी से एकदम अच्छे से डिसाइड कर लो। अगर नहीं करना है तो कुछ और देख लो। देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स और प्लान भी है, और काफ़ी ग्रेजुएशन के कोर्सेज वगैरह भी है अभी, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपको कोई भी जॉब वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तो आप मेरा जो मेंटरशिप सेशन है उसको बुक करिए मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज करके। लेकिन आपने अगर डिसाइड कर लिया कि यस मुझे यूपीएससी ही करना है तो फिर पीछे मत देखिए। आगे का 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर उसके बाद 1 साल की तो एग्ज़ाम साइकिल है, तो ऐसे आपको कम से कम 2 साल आपको कुछ नहीं देखना है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है कि मुझे क्या ये करना है, वो करना है। अभी-अभी डिसाइड कर लिया ना कि आपने यूपीएससी ही करना है, तो कम से कम अगले 2 साल यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करिए। आपको अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में देखना है तो इसमें 2 कंपोनेंट्स चाहिए। एक है, पहला है हार्ड वर्क, दूसरा है लक। 99% जो है वो आपके हाथ में आपका हार्ड वर्क है, लेकिन 1% है ये लक है। इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको बस ये 99% के बारे ही मोस्टली सोचना है। लेकिन अगर आप मान लो आपने इससे पहले प्रीलिम्स या मेंस का एग्ज़ाम दिया है और आप अगर फेल हो गए उसमें, तो अपने आप से ना एक सवाल पूछो कि क्या मैंने मेरे हाथ में जो 99% मेहनत है ये पूरा किया है कि नहीं। अगर उसका आंसर यस है कि यस मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया था, तो अब उसके बाद आपको ज़िंदगी में ना कभी रिग्रेट नहीं होगा। भले ही आप यूपीएससी कभी क्लियर ना करो तो भी, लेकिन आपका आंसर अगर नो है तो आपको है ना ज़िंदगी भर थोड़ा सा तो गिल्ट रहेगा कि यार एक बार तो मैं 100% एफर्ट के साथ एक अटेम्प्ट तो दे दिया होता, तो क्या पता हो जाता मेरा। तो ये ना ये गिल्ट रहेगा। इसलिए अगर डिसाइड कर लिया है यूपीएससी ही करना है तो एकदम 100% एफर्ट के साथ प्रिपेयर करो। तो अभी हम 2028 एस्पिरेंट्स के लिए प्लान देखेंगे। जो लोग 2028 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए पूरा सिलेबस कवर करने के लिए एकदम इनफ टाइम है। सेकंड, जो लोग 2028 को टारगेट कर रहे हैं वो ये बात समझे कि ये एक लॉन्ग मैराथन है। सो स्लो एंड स्टेडी अप्रोच ही यूज़फुल रहेगा। एकदम ही सब पढ़ने को जाओगे तो हो सकता है कि बाद में चल के मिडवे में ही आपका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से 5-6 महीने हो सकता है आपके बीच में चले जाए। जैसे अक्टूबर टू जनवरी 2027 या 2028 का जो पीरियड होगा हो सकता है वो आप वेस्ट कर दो। तो इसलिए स्लो एंड स्टेडी अप्रोच ही यूज़फुल रहेगा और धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो सिलेबस है वो कवर करते जाइए। तो अगर हम टाइमलाइन देखें तो अगस्त 2026 से लेके जनवरी 2027 तक पॉलिटी को 1 महीना, हिस्ट्री को 1.5 मंथ्स, देन ज्योग्राफी को 1 मंथ, इकोनॉमी 1.5 मंथ्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक को 1 मंथ। इस तरीके से आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फरवरी 2027 टू जून 2027। अब यहाँ पे आप अपना जो ऑप्शनल है सब्जेक्ट वो पूरी तरीके से कंप्लीट करें। उस और एक बात ध्यान में रखें कि नोट्स भी आपको कंप्लीट करने हैं। एक बेसिक नोट्स आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आप 3-4 रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, कोचिंग क्लास के नोट्स होंगे तो बाद में आप उसे रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो एक बेस नोट्स आपके पास तैयार होनी चाहिए। फिर उसके बाद जुलाई 2027 टू अक्टूबर 2027 में आप जितने भी मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी, जैसे सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये ना आप ये उस मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट की नीचे अंडर में, तो उसके आप मेन स्पेसिफिक नोट्स आप बना के रख दीजिए इस टाइम पीरियड में। फिर उसके बाद आता है नवंबर 2027 में आप
पूरा 1 महीना जो है वो मेंस की टेस्ट सीरीज़ कोई भी किसी भी कोचिंग की जो आपको अच्छी लगती है वो सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दिसंबर 2027 टू मई 2028। इस टाइम पीरियड के बीच में आपको फुल्ली प्रीलिम्स फोकस स्टडीज़ पे ही फोकस करना है और उसके साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब आप डेली मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि आपको केवल 60 मिनट्स ही देने हैं मैक्सिमम, और ऐसी कोई भी अननेसेसरी पॉलिटिकल न्यूज़ और एनी अदर कोई भी न्यूज़ हो उसको अवॉइड करना है। और इसके साथ आप कोई भी किसी भी कोचिंग की एक करंट अफेयर मैगज़ीन आप पढ़ सकते हैं, और मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद 10 पेजेस हर मैगज़ीन के आपको किसी भी मैगज़ीन के आपको पढ़ने हैं डेली। और इसके साथ आप डेली जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, मान लो पॉलिटी पढ़ रहे तो उस पॉलिटी के 15 प्रीलिम्स के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, और उसी पॉलिटी सब्जेक्ट के ही मेंस का एक पीवाईक्यू आपको आंसर राइटिंग करनी है और उसको बाद में एनालाइज करना है। और इसी के साथ साथ ही आप अपने टेबल पे जो प्रीलिम्स और मेंस की पीवाईक्यू है उसकी कोई भी बुक आप एक खरीद लीजिए और वो अपने साथ रखिए और उसे डेली देखते रहिए कि हाउ यूपीएससी क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है या कौन सा टॉपिक यूपीएससी ज़्यादा बार पूछ रहा है। उसके बाद हर संडे को अगर पॉसिबल है तो एक 100 पीवाईक्यू टेस्ट आप सॉल्व करिए, उसके बाद उसे एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक के अंदर आप वीक है उसे आप फिर से पढ़िए, और या तो आप 100 पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप किसी भी 7 उसी सब्जेक्ट के 7 मेंस की पीवाईक्यू भी आंसर राइटिंग कर सकते हो और उसके बाद एनालाइज कर सकते हो। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके साथ साथ ही एवरी सैटरडे संडे अगर आपके पास टाइम बचता है तो यूपीएससी के अंदर एक ऐसे का भी पेपर होता है, तो वो ऐसे कैसे लिखना है इसके आप कोई भी किसी कोचिंग के या फिर किसी यूट्यूब पे आप देख लीजिए कि ऐसे कैसे लिखना है, और हर वीकेंड पे आप एक ऐसे लिखना चालू कर दीजिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक खुद ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसे के अंदर बस एक बात रहे कि ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए, क्योंकि हाँ पहली बार कोई ऐसे लिखता है तो कोई भी एकदम अच्छा ऐसे नहीं लिखता। तो बस स्टार्ट करिए, लिखते लिखते आप एक 8-10 ऐसे लिखने के बाद आपको खुद ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा कि मैं कौन सा टॉपिक बहुत ही स्ट्रेच कर रहा हूँ या फिर अननेसेसरी लिख रहा हूँ, तो आप खुद ही वो कम कर देंगे। तो अभी हम 2027 एस्पिरेंट्स के लिए प्लान देखेंगे, अगस्त 2026 टू दिसंबर 2026। तो इसमें आपको क्या करना है कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट नोट्स के साथ फिनिश करना है। उसके बाद जितने भी मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स है उसके नोट्स आपको तैयार करके रखने हैं किसी भी हालत में, क्योंकि मेंस का जो टाइम है अभी वो केवल प्रीलिम्स के बाद केवल 80 टू 90 डेज ही यूपीएससी दे रहा है। तो उसके अंदर हर मेंस का सब्जेक्ट, मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कवर करना, ऑप्शनल कवर करना और फिर टेस्ट सीरीज भी आपको देनी पड़ेगी, ये अब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। तो दिसंबर तक ही आपको सारे मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल के नोट्स के साथ आपको तैयार रहना है। तो इसके साथ साथ इस टाइम के अंदर आप डेली 3 मेंस की पीवाईक्यू लिखिए और उसका सॉल्यूशन देखिए क्या और कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जो टॉपर्स की आंसर कॉपी से किसी भी एक या दो टॉपर को ही पकड़े और उसके आंसर टॉपिक्स को आप रिव्यू करते रहे। फिर उसके साथ ही डेली 15 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो है वो आप देखते रहिए, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन देखिए और उसको जस्ट गो थ्रू करिए, ताकि क्या हो सकता है कि आपको धीरे धीरे आपको प्रीलिम्स का भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद एवरी संडे को इस टाइम पीरियड के दौरान एक ऐसे ज़रूर लिखिए जिससे आपको ऐसे की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, और बाद में जब प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आप फुल फ्लेजेड ऐसे को टेस्ट भी दे सकते हैं। फिर जनवरी 2027 टू मई 2027 इसमें आपको टोटली प्रीलिम्स स्पेसिफिक अप्रोच रखना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी है। डोंट ट्राई टू रिवाइज ऑप्शनल सब्जेक्ट और मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स इन दिस पीरियड, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे ही तो आप मेंस लिख पाओगे, प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस ऑप्शनल तैयार रखिए, मेन स्पेसिफिक पढ़ के उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान एक आदत बना लेनी है कि डेली 50 पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं और उसके बाद एनालाइज करना है, और एवरी संडे को आपको एक फुल टेस्ट जीएस प्लस सीसेट जो यूपीएससी का टाइम है उसके हिसाब से ही आपको देना है, जैसे 9:30 टू 11:30 और देन 2:30 टू 4:30 पीएम। उस हिसाब से एक पूरा दिन आप सिमुलेट करिए, तो इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी पेपर के दिन ज़्यादा पैनिक ना होने की। उसके साथ ही डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है,
क्योंकि 2026 का पेपर आपने देखा होगा तो बहुत लोग तो पेपर ही ठीक से नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि इतना लेंदी पेपर दे दिया था। तो उसकी वजह से न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे तो रीडिंग हैबिट आपकी बढ़ जाएगी। और प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स बनाने की आप ज़्यादा फोकस ना करें। किसी भी कोचिंग की एक मंथली मैगज़ीन को फॉलो करिए, उसके 15-20 पेज डेली पढ़ते रहिए और एक 3 रीडिंग कम से कम हर आपकी करंट अफेयर मैगज़ीन की हो जानी चाहिए। सो जो लोग 2028 को टारगेट कर रहे हैं वो अभी 6 to 8 आवर्स डेली पढ़िए, कंसिस्टेंटली पढ़िए। जो लोग 2027 को टारगेट कर रहे हैं उनको अभी अपना गेम अप करना होगा और 9 से 10 घंटे, जो लोग 2027 को अप्रोच कर रहे हैं 9 से 10 घंटे आपको डेली मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको मेंस अभी ऑप्शनल के साथ अभी कवर करना है। तो आपको 9-10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच देखें तो पहला है सीसैट। तो सीसैट के लिए मैं कहूँगा कि कोई भी एक यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ को आप पकड़िए और हर टॉपिक के जो भी सीसैट का टॉपिक है उसका एक कोई भी शॉर्ट क्रिस्प नोट्स आप बना लीजिए। और सीसैट के अंदर बहुत डिटेल में मत जाइए क्योंकि कोई भी जो टॉपिक होता है वो यूपीएससी आपको डायरेक्ट नहीं पूछता है, बहुत 2-3 टॉपिक मिक्स करके पूछता है अभी। तो कोई भी पिछले 10 या 15 साल के पीवाईक्यू पेपर से सेट के वो आप लीजिए, उसे सॉल्व करिए और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज कीजिए कि कैसे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप जो टेक्निक्स होती है वो खुद आप डेवलप करिए कि कैसे हम इजीली और उसे लेस टाइम के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है एवरेज का, आपको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट लग रहा है लेकिन आपने गूगल पे या फिर यूट्यूब पे देख लिया कि इस सेम क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे आपको अपना अप्रोच जो है वो डेवलप करना है। और जब आप लास्ट 14 ईयर्स के पेपर आपके सब सॉल्व हो गए उसके बाद आप किसी भी कोचिंग के एक मॉक टेस्ट उठा सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। For CSAT, only mantra is revise the concept, solve the question, see the solution, add in the notes, and again रिवाइज द कॉन्सेप्ट, सॉल्व द क्वेश्चन, सी द सॉल्यूशन। ये जो साइकिल है ये आपको बार बार रिपीट करनी है। जिन लोगों को भी सीसैट में प्रॉब्लम है वो ये मेरा अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, अभी से फॉलो करिए। डेली आप 1/2 घंटा आप सीसैट को दीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बिफोर प्रीलिम्स और मेंस ईयरली कंपाइलेशंस रिलीज होती है तो उसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी के लिए न्यूज़पेपर हमको डेली पढ़ना है और न्यूज़पेपर के साथ एक मंथली मैगजीन कोई भी सिर्फ एक फॉलो करना है। डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम, आप 2-2 3-3 घंटे इसमें मत डालिए। डेली 1.5 आवर्स तक आप पढ़ सकते हो। थर्ड इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 500 मार्क का है। तो आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट उसका आंसर एकदम ध्यान से चूज करिए। आपका सिलेक्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही डिसाइड होगा। देखो मेंस के मार्क्स जो है वो आपको फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करते हैं और जो इंटरव्यू के मार्क्स है वो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। मतलब आप फाइनल लिस्ट में आओगे कि नहीं ये आपके मेंस के मार्क्स डिसाइड करते हैं। और मेंस उस मार्क्स में 500 मार्क्स ऑप्शनल के होते हैं लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स वो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। मतलब आपका रैंक 1 आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा या 500 आएगा, ये आपके इंटरव्यू मार्क्स पर टोटली डिपेंड करता है। उसके बाद ऑप्शनल कैसे चूज करना ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले तो किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़िए। उसके बाद उस लास्ट 5 साल की पीवाईक्यू देखिए उस ऑप्शनल के। उसके बाद उस ऑप्शनल का रिसोर्स इजीली अवेलेबल है कि नहीं ये चेक करिए। और उसके बाद लास्ट 2-3 ईयर्स के टॉपर्स के मार्क्स क्या है उस सब्जेक्ट में वो भी चेक करिए। उसके बाद टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था। और फिर भी आप अगर कंफ्यूज है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ekantabyasi24@gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप मैसेज करिए। आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा कि किस तरीके से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है। लेकिन एक बार आपने अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर दिया देन पूरी हार्ट एंड सोल के साथ उस ऑप्शनल को प्रिपेयर करिए, फिर पीछे मुड़ के मत देखिए। फिर फोर्थ है पॉलिटी। फॉर अंडरस्टैंडिंग क्विकली यू कैन रीड 6 to 10 क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। फिर उसके बाद आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और उसके साथ लक्ष्मीकांत, ये आपका बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा आप कुछ मत करिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है रीड
उसके बाद हाईलाइट और नोट मेकिंग करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है, रिवाइज प्रैक्टिस। कितनी बार रिवाइज करना है? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक रिवाइज करना है। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। कि जब तक आप एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर नहीं करते, मेंस क्लियर नहीं करते इंटरव्यू, तब तक आपको पढ़ना है। जिस दिन आप यूपीएससी क्लियर कर जाएंगे या फिर यूपीएससी को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसी दिन आपको रिवीजन स्टॉप कर देना है। देन आता है ज्योग्राफी। वही फिर से वही कि आपको अगर समझना है बेसिक तो 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन इसके बाद 11 12 की एनसीईआरटी आर इनफ। इफ़ अगर आप इसमें से पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो आप माजिद हुसैन की बुक या फिर किसी और बुक को भी आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को ही आप पकड़ के चलिए, क्योंकि इसमें से ही बहुत बार लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के अंदर ये बहुत ही मेजर टॉपिक है जिसको बहुत लोग भूल जाते हैं, वो है मैपिंग। तो सुदर्शन सर की यूट्यूब प्लेलिस्ट है बोथ इंडियन मैपिंग एंड वर्ल्ड मैपिंग के लिए। आप इस मैपिंग को लेक्चर्स आप डेली एक लेक्चर आप देखिए और मैपिंग को कवर करिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि जो बाद में प्रीलिम्स या मेंस के पहले जो ईयरली मैगजीन्स आती है उसके अंदर जो मैपिंग होती है वो बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर की जाती है। तो अभी आपको सिर्फ एक सुदर्शन सर का जो प्लेलिस्ट है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत सारे आपके जो प्लेसेस है वो आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप उठा लीजिए, उसके साथ 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, उसके साथ बजट, इकोनॉमिक सर्वे और किसी भी कोचिंग के नोट्स आप रेफर कर सकते हो। इसमें बस एक ही है, मिनिमम रिसोर्सेस रखिए और मैक्सिमम रिवीजन करिए। नेक्स्ट इज मॉडर्न हिस्ट्री, जो नई एनसीईआरटी से 12th स्टैंडर्ड की, प्लस स्पेक्ट्रम। यही एक सोर्स रखिए और इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। फिर उसके बाद एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए किसी भी कोचिंग के मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिसोर्सेस यही इसके अंदर भी मेजर मंत्र है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए फिर वही किसी भी कोचिंग के आप एक बुक ले सकते हैं, या फिर फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी है ये भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जितना हो सके मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन, यही आपको मंत्र रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर आप कोई भी एक स्टैंडर्ड रिसोर्स है वो भी ले सकते हो, या फिर किसी भी कोचिंग के मटेरियल है वो आप पढ़ सकते हो। साइंस एंड टेक में भी आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल पे ही आपको रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई ऐसी स्टैंडर्ड बुक नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके लिए भी आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल जो है उसको आप पढ़ते रहिए। उसमें से जितने भी सिलेबस ओरिएंटेड टॉपिक्स है उसके आप नोट्स बना लीजिए, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा है ना रिसोर्सेज कलेक्ट मत करिए, क्योंकि आप उतना पढ़ नहीं पाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में केवल 80 डेज आपको मिलने वाले हैं। उसके अंदर आप जितना आपके पास मिस रिसोर्सेज कम हो गया और उसका ज़्यादा रिवीजन आप कर पाएंगे और उतना आप एग्ज़ाम के अंदर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर उसके बाद नोट मेकिंग कैसे करनी प्रीलिम्स के लिए, तो नोट मेकिंग की ऐसी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको बुक के अंदर ही हाईलाइट या अंडरलाइन करना है। और जब प्रीलिम्स के पास आप जब जाओगे, मतलब दिसंबर के बाद में, दिसंबर और मई के बीच में, तब आपको क्या करना है कि प्रीलिम स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स, आप जिस टॉपिक के अंदर वीक है उसके अंदर आप आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आता है मेंस के लिए। मेंस के लिए बस आपको ये करना है, मेंस का सिलेबस प्रिंट आउट निकाल के हर सब्जेक्ट के अंदर जितने भी कीवर्ड्स वहाँ पे मेंशन किए गए उस कीवर्ड्स के आपको 3 पेज का एक नोट्स आपको बना लेना है। और इसके साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि मेंस जो है वो प्रैक्टिस गेम है, कि मतलब आप अ, 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। ये है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, सिर्फ किताबें पढ़ के ये आपको नहीं आएगा। क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है पर एग्ज़ाम में आप 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके लिखना ही रह गए तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। और एक बात मैं बताना भूल गया कि प्रीलिम्स जो है वो रिवीजन का गेम है। जैसे मेंस प्रैक्टिस का है, प्रीलिम्स इज रिवीजन गेम। अगर आप प्रीलिम्स से पहले अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के 5 बार उसको रिवाइज कर लिया, उसके जो PYQ है उसको अगर 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया, जो आपने मॉक टेस्ट दिए उसको कम से कम 2 बार आपने अगर रिवाइज कर लिया, तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। वही PYQ एंड टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स एंड वो मेंस के लिए आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे।
पहले आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिए। और जैसे मैंने और एक और अप्रोच आप रख सकते हो कि 6 डेज़ पीवाईक्यू सॉल्विंग, और उसके बाद संडे के दिन आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हो। इससे आपकी पीवाईक्यू भी कवर होंगे और आपको मॉक टेस्ट का भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पहले दिन सारी प्रैक्टिस करोगे तो एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम आने तक आपको कॉन्फिडेंस भी आपको बिल्डअप हो जाएगा। और एग्ज़ाम टेम्परामेंट है तो उसके लिए भी आपका जो स्टेमिना है वो हाई रहेगा। और नेक्स्ट, बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए और प्लान भी क्या होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जो उसके लिए मैंने आपके लिए पर्सनलाइज वन ऑन वन मेंटरशिप कॉल अरेंज किया है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस है कोचिंग के रिलेटेड, सेल्फ स्टडी के रिलेटेड, प्लान भी हो या फिर आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, या किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, ekantaapyasi24@gmail.com। ये मेल आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी दी है। तो इस पे जाइए और आप मैसेज करिए पर्सनल मेंटरशिप। उसके बाद आपको रिप्लाई में मैं प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिए। यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है डिसिप्लिन, दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी, तीसरा पॉइंट है परसिवरेंस। पहले दिन 12 घंटे पढ़ेंगे और अगले दिन सिर्फ एक दिन 1 घंटा पढ़ेंगे, इसका कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन 6 घंटे आप हर दिन पढ़ते हो अगले 365 दिन के लिए, तो आपका बहुत हाई चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रिपरेशन। अगर आपको ये समझना है कि किसी भी कंपटीशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है, तो आप जो मैराथन रनर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी आप समझिए, वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। इस अगर आप ये जानेंगे कि मैराथन रनर्स कंपटीशन से पहले और कंपटीशन के दौरान किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो आपको इस यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट। अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और ज़्यादा आगे वीडियोस आने वाले हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेल आईडी पे मुझे मैसेज करिए एंड मेक योर जर्नी स्मूदर टिल योर फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू सो मच।